गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आइसोमर्स विथ वन एसिमेट्रिक कार्बन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स का पार्ट 1 पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने काइरल सेंटर यानी एसिमेट्रिक सेंटर के बारे में जाने हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि जिसमें वन एसिमेट्रिक कार्बन है तो उनके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे कोई कंपाउंड जिसमें वन एसिमेट्रिक कार्बन है तो उसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। वो दोनों जो होते हैं उनकी मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो होती है, ओरिएंटेशन जो होती है वो डिफर होती है। यानी एक काइरल सेंटर अगर है या वन एसिमेट्रिक सेंटर है तो उसके 2 हमारे आइसोमर्स मिलेंगे और दोनों क्या होते हैं, डिफर होते हैं। उनकी अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो सभी कैरेक्टर सेम होते हैं, एक के सिवाय। वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नेचर। यानी एक जो है प्लेन पोलराइज लाइट को अगर क्लॉकवाइज में रोटेट कर देता है तो दूसरे जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देता है। आज का जो क्लास जो है इसी पॉइंट पर बेस्ड है। आज इसमें हम लोग एक एडिशनल चीज़ सीखने वाले हैं, एनोंसियोमर और डाइस्ट्रियोमर्स। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, तो एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में हम लोग जान गए हैं कि एक ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो और वो चारों इक्वल नहीं हो और इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो, sp3 है। जैसे ये sp3 है तो इसमें 2 चीज़ नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। तो ऐसे स्पेसीज जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसको हम लोग नाम देते हैं डाइस्ट्रियोमर्स, ठीक है ना, या सॉरी डाइसिमेट्री, ठीक है ना। डाइसिमेट्री यानी इसमें डाइसिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखो कि अगर इसमें एक काइरल सेंटर अगर है तो ये कितने होंगे, 2 हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताना चाहते हैं उसे देखो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। ओके, इसमें गौर से देखो एक ही काइरल सेंटर है, सेकेंड नंबर कार्बन 2 ब्रोमोब्यूटेन। बाकी सब sp3 हैं लेकिन काइरल सेंटर नहीं है। एक ही इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है और एक एसिमेट्रिक कार्बन होने के कारण ये 2 स्टीरियो आइसोमर्स इनके मिलेंगे। यानी हम कहें कि 1 काइरल सेंटर है और जिससे ये क्या मिलेंगे, 2 स्टीरियो आइसोमर्स। वो कैसे हो सकते हैं इस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये काइरल सेंटर है तो ये 2 कैसे होंगे, तो जैसे देखो इनकी एक स्ट्रक्चर एक बनाते हैं, ठीक। मान लो ये लिख दो, ये H है और कुछ ऐसे, ये वेज डैश फार्मूला में है। आगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है इसी वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक जो है वो इस तरह का कंपाउंड है, दूसरा जो होती है, ठीक है ना, सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चर लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है। तो दूसरा कैसे होगा, तो इसके सामने अगर एक मिरर रख दे और उसमें जो उसकी इमेज बनेगी उसके जैसा होगा, ठीक है। मिरर में क्या होता है, जो फ्रंट वाले हैं वो फ्रंट के नज़दीक हैं, फार अवे हैं वो फार अवे दिखेंगे। यानी हम ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम CH3 लिख दें, ये CH3, ठीक है, ये H ऐसा। तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है, एक काइरल कार्बन है और ये हमारा क्या है, 2 है, ठीक है कि नहीं। ये दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, किस चीज़ के लिए, रोटेशन में। बाकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टी इनके सेम होते हैं, ओके। यानी अगर हम इसको पोलरीमीटर में अगर हम रख दें तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को ये अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा
तो वही ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। जितने एक्सटेंट तक, अगर 20 डिग्री अगर ये रोटेशन है तो ये नेगेटिव 20 डिग्री ये भी रोटेट करेगा, ठीक है ना। दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग होगी और ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। और इसमें एक और खासियत क्या है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, ठीक है ना। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये होती है कि ये अगर मैं अपना ये दोनों हाथ को अगर आपको दिखाऊं तो दोनों के देखो मोलेकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। यानी इनके सामने अगर एक मिरर रख दो तो उसका जो इमेज जो बनेगा इसके जैसा होगा, या इस हाथ के सामने एक मिरर रख दो तो उसमें जो इमेज बनेगा वो इनके जैसा होगा। तो बोथ आर द मिरर इमेज। और इस हाथ में एक और एडिशनल कैरेक्टर है, देखो कि ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब है कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, सेम वे में अगर हम रखें तो एक दूसरे को कंप्लीट कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे इस हाथ को देखो, ये है और एक ये है, सेम वे का मतलब ये होती है ऐसे रखना, ठीक है ना। ऐसे अगर रखेंगे तो ये मिडिल तो कवर कर लेता है, लेकिन ये थंब और ये थंब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रिमेनिंग 2 फिंगर भी एक दूसरे को कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये हम कहेंगे कि ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं किया। लेकिन इस तरह से अगर कहेंगे तो ये लगता है सुपर इम्पोज, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो राइट नहीं है। सुपर इम्पोज का मतलब एक के ऊपर दूसरा सेम वे में हमको कवर करना है, ठीक है ना। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है और साथ साथ क्या है, ये मिरर इमेज है। तो जिसमें मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उनको हम लोग एक एडिशनल नाम देते हैं इनोन्सियोमर। इस पर पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इनकी कैरेक्टर को देख लो। मिरर इमेज है और साथ साथ ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है स्टीरियोआइसोमर्स, उसको एक नाम देते हैं इनोन्सियोमर्स। ये दोनों क्या है, ए पेयर ऑफ इनोन्सियोमर्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, इनकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इनकी ऑप्टिकल रोटेशन जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर एक क्लॉकवाइज में होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इसमें अभी एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी एक ही कायरल सेंटर अभी है, ठीक है। ओके, तो प्लीज नोट इट। अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरह की कंपाउंड को, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मिरर इमेज रख दें तो इसकी जो फिगर जो होगा, स्ट्रक्चर जो इस तरह से दिखेगा, CH3 और ऐसा, ठीक। ये देख लो दोनों मिरर इमेज है, लेकिन ये दोनों पेयर ऑफ इनोन्सियोमर नहीं है, ये आइडेंटिकल है। क्योंकि यहाँ पर देख लो, ये जो 2 कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन यानी कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है ना। जब कायरल नहीं है इसका अर्थ है कि इसमें POS हो सकता है, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर इसमें है तो ये कायरल नहीं है, ओके। तो हम यूँ कहेंगे कि ये जो बोथ आर क्या है, आइडेंटिकल है, ये इनोन्सियोमर नहीं है। तो ये पहले जरूरी है कि ये कायरल होना नेसेसरी है, ओके। प्लीज इसको भी नोट किया जाए। यानी इनोन्सियोमर का स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इनोन्सियोमर को ड्रॉ करना है तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, यानी 2 फॉर्म में करेंगे। एक को बोलते हैं वेज डैश फार्मूला, ओके। और दूसरा है हम लोग का फिशर प्रोजेक्शन। जो भी इनोन्सियोमर होते हैं रियल में वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल, ठीक है।
तो उसको हम लोग को पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। तो वो वेज डैश के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिशर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो फिशर जो दिखेगा वो 2D जैसा दिखेगा और वेज डैश जो है वो 3D जैसा दिखेगा। ठीक है, ओके। इसका एक और नाम है पर्सपेक्टिव फार्मूला, पर्सपेक्टिव फार्मूला। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेज डैश फार्मूला क्या है? तो पहले मैं बता दूं कि इस फार्मूला में हम लोग 3 तरह का बॉन्ड यूज करेंगे। ठीक है, एक बॉन्ड हम लोग एक ही बार में ऐसे लिख दें, यानी अपने आप नोटबुक पर पेन से एक बार अगर ऐसे बना देते हैं तो ये हमारा बॉन्ड लाइन हो गया। इसको हम लोग सॉलिड लाइन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, डबल लाइन वाले होते हैं। यानी जैसे एक लाइट आगे कैसे बढ़ते जाता है, उसकी डिस्टेंस बढ़ते जाती है और उसके बीच में एक लेडर लगा देते हैं। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग सॉलिड वेज बोलते हैं या इसको डैश बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक, और एक और है, इसी तरह से बढ़ते हुए जाएगा लेकिन ये पूरा बोल्ड रिप्रेजेंट करेंगे। उस पर हम लोग मार्कर से या पेन से 2 या 3 बार बोल्ड ऐसे कर दें जो हार्ड दिखा जाए। इसको हम लोग नाम देते हैं सॉलिड वेज। पर्सपेक्टिव फार्मूला में या वेज डैश फार्मूला में जो भी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें 3 तरह का बॉन्ड नोटेशन होगी, सॉलिड लाइन, सॉलिड वेज या डैश, या इसको सॉलिड वेज ऐसे बोलेंगे। प्लीज इसको नोट करें। फिशर में हम लोग क्या करेंगे, उसमें सिर्फ 2 लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एक वर्टिकल में ये वर्टिकल लाइन और ये होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक, और जहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं ये इंटरसेक्ट पॉइंट है और इसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कायरल एटम को। ठीक, तो इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको नोट कर लो। अब 1 बाई 1 हम लोग पर्सपेक्टिव या वेज डैश फार्मूला सीखेंगे। लिखो, इसको नोट करो। हो गया? तो ड्राइंग द इनोसियोमर में हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं, पर्सपेक्टिव फार्मूला या सॉलिड वेज फार्मूला। ठीक है, ओके। अभी हम लोगों ने बात किया कि इसमें 3 तरह के बॉन्ड यूज करेंगे, पर्सपेक्टिव फार्मूला। ठीक, ओके। इसमें 3 तरह का बॉन्ड, सॉलिड लाइन, सॉलिड वेज, सॉरी हैच वेज्ड, और ये है हमारा सॉलिड वेज। 3 तरह के। ये कब करेंगे इस चीज़ को समझेंगे। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक कायरल सेंटर है, ठीक है ना, वाला कंपाउंड है और इस तरह से, ठीक, यानी ये 4 जो मार्कर जो दिख रहा है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है और ये डिफरेंट है, और यहाँ पर जो क्या है एक कायरल सेंटर है। ओके, तो ये एक कायरल सेंटर और ये 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स एक नहीं होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 होते हैं तो उसकी 2 नाम होगी, ठीक है ना, 2 तरह की उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोर्ड पर या नोटबुक पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ सीख रहे हैं, और रिप्रेजेंटेशन की तरीका जो है वो पर्सपेक्टिव फार्मूला के थ्रू है। ओके, तो इसमें क्या करना है कि इसको ध्यान देने का है, एक प्लेन पास कराना है, और प्लेन जब पास करेगा तो वो कायरल सेंटर से होकर पास करेगा, पहली बात। और इस तरह से जो प्लेन पास करेगा तो किसी 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम को टच करते हुए पास करेगा, यानी इसमें 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है उस प्लेन को क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है ना। जैसे टच अगर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कायरल सेंटर और 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम टच करेंगे उस प्लेन से, तो रिमेनिंग जो 2 बच जाता है एक प्लेन के एक साइड में हो जाता है और दूसरे साइड में हो जाती है प्लेन के। ओके, अगर आप व्यूअर हैं
तो ये जो है वो आपको प्लेन से अपवर्ड दिखेगा टुवार्ड्स द व्यूअर, और एक दूसरा जो होगी वो प्लेन से अवे दिखेगा टुवार्ड्स द व्यूअर। तो व्यूअर के रेफरेंस से एक क्या होगी प्लेन के अपवर्ड टुवार्ड्स द व्यूअर, और दूसरा क्या होगा प्लेन के डाउनवर्ड टुवार्ड्स द व्यूअर, ठीक है ना, या उसको कहेंगे अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है उस प्लेन से, उसको हम लोग सॉलिड लाइन से यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि दो एटम को हम लोग बॉन्ड जो दिखाएंगे वो सॉलिड लाइन से दिखेगा। एक जो है वो सॉलिड वेज जो है वो क्या होती है, वो बोल्ड लाइन से दिखाते हैं। ये कौन होते हैं, टुवार्ड्स द व्यूअर। और एक हैच वेट से जो दिखाते हैं डैश से, वो प्लेन के इनवर्ड होंगे अवे फ्रॉम द व्यूअर। इस तरह से ये फिशर प्रोजेक्शन का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल हम लिख देता हूँ, ठीक है, या इसी को मैं नोट कर लो। पर्सपेक्टिव फार्मूला या वेज डैश फार्मूला में क्या करेंगे, ए प्लेन यहाँ पर लिख देता हूँ, पासिंग थ्रू एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर, ठीक है ना, सेंटर टचिंग टू एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम। दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कायरल सेंटर से अटैच है उसको टचिंग करते हैं, ठीक है कि नहीं। दिस बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है ना, सॉलिड लाइन। वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो एक ही बार में यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देख लो रिमेनिंग टू, अब दो क्या हो गया, बच गया। तो उसमें एक जो होगा वो टुवार्ड्स द व्यूअर होगा, ठीक है ना। रिमेनिंग टू, वन ऑफ देम, ठीक है, अवे फ्रॉम या टुवार्ड्स द व्यूअर, ठीक है ना। दिस बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड वेज, उसको सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, हार्ड लाइन से, ठीक है ना। एंड अनदर वन जो बच गया वो क्या होगा, अवे फ्रॉम प्लेन, ठीक है कि नहीं, या अवे फ्रॉम व्यूअर, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय डैश या हैच वेस्ट, उसको हैच वेट से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह वाले के लाइन को। ओके, तो पहले ये एक स्टेटमेंट है इनके बारे में, कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं पर्सपेक्टिव या वेज डैश फार्मूला, उनको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। इसको प्लीज़ नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लो। हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, उसे देखो। वही सपोज करो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, एक कायरल सेंटर है, इनके 2 इनोन्सियोमर होंगे, यानी एक पेयर इनोन्सियोमर होंगे, ठीक। कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे पर्सपेक्टिव फार्मूला में, तो एक कायरल सेंटर ऐसे लिख दो। इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हैं,
जिसमें ऐसे प्लेन पास करेंगे कि कायरल सेंटर से कोई दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम को टच करो। ये कोई भी हो सकता है चारों में से, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई पार्टिकुलर ही हो, एनी टू पेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके। हमने यहाँ पर एक मान लो ये OH और ये C2H5 ऐसा लिख दिया। इसका मतलब ये है कि हमने जो प्लेन सिलेक्ट किया वो प्लेन हाइड्रोक्सी ग्रुप और इथाइल ग्रुप को टच करता है। तो बाकी कौन बच गए? मिथाइल और हाइड्रोजन। तो एक जो होगा वो अवे फ्रॉम द प्लेन होगा इन साइड में, एक होगा अपवर्ड साइड में, यानी टुवार्ड्स द व्यूअर। अगर आप व्यूअर हैं तो इस तरह के होगा, एक जो होगा बोर्ड के इन साइड में होगा। बोर्ड के इन साइड में जो होगा उसको हम लोग ऐसे डैश वाले से लिखते हैं, और बोर्ड के अपवर्ड टुवार्ड्स द व्यूअर होगा उसको हम लोग सॉलिड वेज से लिखते हैं। अगर सपोज करो कि ये हमारा H है और ये इस तरह से लिखते हैं, ठीक, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। अगर ये कार्बन है, हाइड्रोजन क्या है, वो प्लेन के इन साइड में है, ये मिथाइल क्या है, प्लेन के अप साइड में है, यानी कुछ इस तरह से दिखेगा मार्कर के जैसा। अब व्यूअर है तो ये आपके नज़दीक रहेगा, ये अगर आप व्यूअर हैं तो ये बोर्ड से अंदर रहेगा, और ये दोनों जो हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इथाइल ग्रुप और ये कार्बन, वो एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, ओके। एक ऐसा है। दूसरा क्या हो सकता है, क्योंकि हमने बताया कि ये एक नहीं है, दूसरा है। दूसरे बनाने की तरीका क्या है? तो सबसे इजी तरीका है, इसके सामने मिरर रख दो और मिरर में जो इमेज दिखेगा उसी के जैसा वो भी होगा। तो मिरर रखते ही वो हमारा क्या हो सकता है, ऐसे दिखेगा, ये H नज़दीक दिखेगा, ये हमारा मिथाइल ग्रुप ऐसे दिखेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसा है वैसा, और C2H5 जो फार अवे है वो भी फार अवे दिखेगा। तो इस तरह से हम इसका दो बना सकते हैं। और याद रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका मिरर रखोगे वो इमेज बनेगा, वही हो सकता है। बस इसका दूसरा जो बनाना है, सिर्फ क्या करेंगे, दो बॉन्ड को इंटरचेंज कर देंगे। अगर दो में से कोई भी को इंटरचेंज कर दिए, यानी अगर H का जगह पर मिथाइल रख दिए, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, तो इनके जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। या कोई भी इथाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंटरचेंज कर दो तो वो हो जाएगा। तो ये पेयर ऑफ इनोन्सियोमर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए ये प्रोसेस है कि दो कोई बॉन्ड को इंटरचेंज कर दो या उसके सामने मिरर रख दो, जो इमेज बनेगा मिरर इमेज उसी के जैसा होगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये पेयर ऑफ इनोन्सियोमर मिले कहलाएगा। ठीक है ना, इनोन्सियोमर। ठीक है, इस इनोन्सियोमर में कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये इंपॉर्टेंट है, इम्पोजेबल है, यानी एक दूसरे के को कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी अगर इसको हम लोग पोलरीमीटर में डाल दें, प्लेन पोलराइज लाइट इसको पास करें, तो अगर ये क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो उतना ही एक्सटेंट तक एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज में करेगा। स्ट्रक्चर को देखकर कभी भी आप डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं कि कौन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ये डिसीजन करता है एक्सपेरिमेंटली वैल्यू। ठीक है, ओके। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर एक के बारे में इंफॉर्मेशन हमको है तो दूसरे को हम बता सकते हैं, लेकिन एक को इंफॉर्मेशन पहले लाने के लिए उसको पोलरीमीटर में डालना होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को उससे क्रॉस कराना होगा, तब जाके कंफर्मेशन होगा। ओके, प्लीज इसको नोट करो। देखो, इसी को हम लोग क्या बोले थे कि OH और इथाइल को से प्लेन पास किए थे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसी से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो H, ऐसे हम H और ये OH से पास करें, या C2H5 लिख दो। ठीक, बाकी जो दो होंगे वो दो गो में से एक मिथाइल या तो टुवार्ड्स द प्लेन, टुवार्ड्स द व्यूअर होगा, या अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा। तो बाकी जो होंगे वो ऐसे होंगे, OH होगा। तो एक का स्ट्रक्चर है। दूसरा कैसा हो सकता है, तो कोई भी बॉन्ड को एक्सचेंज कर दो। अगर हम मिरर इमेज नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ बॉन्ड को एक्सचेंज करना चाहते हैं, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर एक्सचेंज कर दो। ओके, तो ये H, ये C2H5,
यहाँ पर हम ऐसे लिख दें OH और ये हमारा CH3। अब देखो यहाँ पर लगेगा कि मिरर इमेज नहीं है, लेकिन रियल में ये मिरर इमेज है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या कहलाएंगे, पेयर ऑफ इनोन्शियोमर, और ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, तो प्लीज इसको नोट किया जाए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन का। फिशर प्रोजेक्शन, ठीक। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसे देखो। जैसे अगर हमारे पास इस तरह से 1 एसिमेट्रिक वाले ये कंपाउंड से, और ये 4 जो मार्कर जो दिख रहा है वो समझना है कि ये चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है ना। ओके, अब इसकी फिशर में ड्रॉ करना है, तो फिशर में ड्रॉ करने के लिए कुछ कंडीशन बताया गया है। ड्रॉ करते समय ये क्या करेंगे कि इस दोनों मार्कर को, ठीक है ना, या 2 ऐसे जो लाइन आए उनको हॉरिजॉन्टल में रख देंगे, तो रिमेनिंग 2 को क्या होगा, वो वर्टिकल में हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर जो 2 ऐसे हैं उसको हॉरिजॉन्टल में रखेंगे और तो रिमेनिंग 2 अपने आप वर्टिकल में हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी किसी भी हमारा स्टीरियो आइसोमर्स को फिशर में लिखना है या उसका फिशर में नोमेनक्लेचर करना है, तो उसको कैसे करेंगे, हाथ में रखेंगे और उसको क्या करेंगे, किसी 2 को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में रख देंगे। जैसे 2 को हॉरिजॉन्टल लाइन में रखेंगे तो रिमेनिंग 2 जो होगा वो अपने आप वर्टिकल लाइन में हो जाएगा, ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल में है वो क्या होगा, टुवार्ड्स द व्यूअर होगा, और जो वर्टिकल जो होगा अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा, ठीक है ना। इसमें भी एक प्लेन पास कराया जाता है, लेकिन वो प्लेन जो है वो कायरल सेंटर से पास करेगा, लेकिन इसी में 4 जो एटम या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम है उनको बिना टच किए पास करेगा। तो अगर इसके प्लेन ऐसे पास करेंगे तो 2 जो होंगे वो प्लेन के एक साइड में हो जाएंगे और 2 जो होंगे प्लेन के दूसरे साइड में हो जाएंगे। तो हम लोगों को इस तरह से इसको रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम वो प्लेन के एक साइड में टुवार्ड्स द व्यूअर हो जाए, और रिमेनिंग 2 जो वर्टिकल लाइन में है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर हो जाए। इस तरह से पहले इसकी हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में ठीक 2 लाइन का यूज किया जाएगा, एक हमारा वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। ओके, अगर मान लेते हैं कि ये जो बीच वाला सेंटर है वो कायरल एसिमेट्रिक सेंटर है और ये जो है वो हमारा डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है। ये दोनों जो है, अगर मान लेते हैं कि एक प्लेन ये बोर्ड की तरह है, तो ये जो दोनों जो है A और B जो है वो प्लेन से इस तरह से, ध्यान से देखो, टुवार्ड्स द व्यूअर, ये इस तरह से देख लो। ओके, तो राइट साइड में ब्लू, लेफ्ट साइड में रेड हम लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। तो रिमेनिंग जो 2 होगा वो हमारा क्या होगा, इस तरह से होगा, ये प्लेन से अंदर होंगे, तो उस अंदर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन में होंगे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये होगा ऑफ द प्लेन टुवार्ड्स द व्यूअर, ये व्यूअर की ओर होंगे। ये वर्टिकल लाइन जो होंगे, ठीक है ना, वो होंगे वर्टिकल लाइन डाउन द प्लेन, ठीक है, अवे फ्रॉम व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर होगा। इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ बताया कि इसमें प्लेन पासिंग करना है कायरल सेंटर से विदाउट टचिंग एनी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसको प्लेन पास करने के लिए इसमें 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हॉरिजॉन्टल में रखते हैं, तो रिमेनिंग 2 जो होंगे वो अपने आप वर्टिकल में हो जाएंगे। तो वर्टिकल अवे फ्रॉम द व्यूअर जो होगा वो वर्टिकल लाइन में, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं यानी
अपवर्ड द प्लेन, वो टुवार्ड्स द व्यूअर को हम लोग क्या न लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से ये फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया जाता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये 2-क्लोरोब्यूटेन एक कायरल सेंटर है, इसके 2 स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे, उनको हम क्या करते हैं ऐसे लिख देंगे, ये कायरल सेंटर यहाँ पर है। अब इसमें 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, H है, कुलरीन है, इथाइल है और ये हाइड्रोजन है। अब सपोज करो हम इसको इस तरह से ओरिएंट कर दिए कि यहाँ पर हमें H और ये Cl ऐसा है, ये प्लेन के अपर साइड में है, तो रिमेनिंग कौन हो गए, H और इथाइल, ये हमारे क्या होंगे, इनवर्ड द प्लेन हो जाएंगे और उसको हम लोग वर्टिकल लाइन में लिख देंगे इस तरह से। तो अगर ये एक हमारा क्या है स्टीरियो आइसोमर्स है, तो दूसरे वाले क्या हो सकते हैं, तो दूसरे वाले जो होंगे उसके सामने एक मिरर लगा दो। ठीक है ना, एक मिरर हम ऐसे लगा दिए, जो इसका इमेज बनेगा उसके जैसा होगा। यानी सबसे आसान तरीका हमारा दूसरा पेयर ऑफ इनोन्सियोमर निकालना है तो ये ऐसा है। ठीक है, अगर मिरर नहीं है तो क्या करेंगे, एक दूसरे के बॉन्ड को इंटरचेंज कर दो। ठीक है ना, बॉन्ड को इंटरचेंज करोगे तो इसके जैसा होगा। बॉन्ड के इंटरचेंज करने से कैसे होगा, तो देख लो, यहीं पर बना देता हूँ। मान लो ये CH3 है, ये Cl है, H है, ये इथाइल है, तो यहाँ पर इथाइल कर दो और ये H कर दो, ये जो है वो यही है। ठीक, तो इस तरह से दूसरा इनोन्सियोमर को हमको निकालना है तो क्या करेंगे, मिरर सामने रख दो, वो मिरर इमेज हो जाएंगे, या एक कोई रिलेटिव बॉन्ड को एक्सचेंज कर दो तो उसके जैसा हो जाएंगे, इनके जैसा। ओके, ये दोनों आपस में सुपर इम्पोजेबल है। इसको और अच्छा तरीका से समझ सकते हैं, यानी इसको उठाकर यहाँ पर रख दो तो CH3 कवर कर लेगा, इथाइल कवर कर लेगा, लेकिन इसके राइट में हाइड्रोजन है, इसके लेफ्ट में क्लोरीन है, ये लेफ्ट में हाइड्रोजन है, इसके लेफ्ट में क्लोरीन है, ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, साथ साथ मिरर इमेज है, तो ये हमारा क्या होगा, ये पेयर ऑफ इनोन्सियोमर कहलाएगा। तो इसको आप वेज डैश फार्मूला में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिशर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, प्लीज नोट इट। हो गया, ओके। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नेमिंग इनोन्सियोमर। इनोन्सियोमर्स का नेमिंग करना सीखेंगे। ठीक है ना, इसको इनोन्सियोमर का नेमिंग करते हैं RS सिस्टम में। RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसको हम लोग CIP रूल के थ्रू गवर्न करेंगे। जैसे E एंड Z में हम लोग पढ़ चुके हैं CIP रूल, यानी ये 3 साइंटिस्ट हैं, कान, इनगोल्ड और प्रीलोग, तीनों ने मिलकर इसकी नोमेनक्लेचर बनाया। ठीक है ना, ओके, जिसको हम लोग एक CIP रूल के तहत इसकी नेमिंग करेंगे। तो CIP रूल अब दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है, हम लोग E एंड Z में सीख लिए हैं। ठीक है ना, CIP रूल का क्या कहता है कि इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर को चेक करता है। ठीक है ना, उसी के लिए रूल बने हैं, और प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो बेस्ड किस पर है, एटॉमिक नंबर पर। जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता था उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ओके, नेमिंग करने के लिए वो क्या है कि 4th प्रायोरिटी जो होते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना, डिमिनिश्ड यानी ख़त्म कर देते हैं।
ओके, फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर कर देते हैं और मूव करते हैं 1 to 2 to 3। ठीक है, 1 से 2 से 3 की ओर मूव करते हैं। ये है RS सिस्टम नोमेनक्लेचर। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर जिसमें वेज डैश फार्मूला है उसकी नोमेनक्लेचर कैसे करें, और सॉरी फीसर में जो है उसकी नोमेनक्लेचर कैसे करें। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे इसको देखो कि इफ पहला फोर्थ प्रायोरिटी अटैच टू हैच बेस्ड या डैश से जो अटैच है तो ठीक, तो इसमें दो कंडीशन होगा, 1 से 2 की ओर या 3 की ओर मूव करेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज हो गया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को R बोलेंगे। ठीक है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी अटैच है 1 से 2 से 3 की ओर मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो उसका नाम हो जाएगा S। ठीक, ये एक ऐसा है ये रूल। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, Cl ओके, इसे देखो, कोई इनोसियमर का ये यूनिट है। अगर कहेंगे कि ये R है कि S है, तो इसको समझ जाओ कि बना कैसे है। कायरल सेंटर है, इसमें 4 एटम या डिफरेंट एटम अटैच है। ओके, इसमें एक प्लेन पास की है जो इस कार्बन और क्लोरीन और मिथाइल से होके पास किया। एक OH जो है टुवार्ड्स द व्यूअर है, यानी इस प्लेन के अपवर्ड है। ये हाइड्रोजन डाउनवर्ड है, यानी अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन। ओके, अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन है, इसको हम लोग हैच वेट से, इसको सॉलिड वेट से, ये दोनों जो है सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब इसकी नेमिंग करना है तो या तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन R होगी या तो कॉन्फ़िगरेशन S होगा। इसके लिए क्या है कि हम लोग CIP रूल से इसकी नेमिंग करेंगे। EZ में हम लोग पढ़ लिए हैं कि किसको प्रायोरिटी 1 देना है, किसको 2 देना है। जैसे एटॉमिक नंबर अगर चेक करें तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होती है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी। रिमेनिंग ये sp3 कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये हाइड्रोजन से, ये O से अटैच है, तो दूसरा एटॉमिक नंबर इनमें है। थर्ड ये हो गए, अब फोर्थ ये हो गए। तो फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो हमारा हैच वेट से अटैच है, यानी ये रूल हमारा अप्लाइड है। ओके, तो ये कहता है कि फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर कर दीजिए। ओके, और इग्नोर करेंगे तो हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो 1 2 3, तो 1 से 2 से 3 की ओर मूव करेंगे तो देखो ये क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या कहलाएगा, ये R कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ठीक है ना, R कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। अगर देख लो इसकी अगर हम मिरर इमेज अगर बना दें तो वो हमारा इसके जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन S कहलाएगा। S में कैसे करेंगे तो देख लो, ये हाइड्रोजन नज़दीक आएगा। ओके, ये क्लोरीन ऊपर रहेगा, ये मिथाइल और दूर हो जाएंगे, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा ऐसा रहेगा। ओके, इसमें देख लो ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ को इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं 1 से 2 से 3 की ओर मूव करते हैं, तो ये 1 इग्नोर हो जाए तो 1 से 2 हम इधर से इधर आएंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो फोर्थ प्रायोरिटी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S हो गया। तो ये इस तरह से एक R बनाएंगे, एक S, इसका नाम R, इसका S। ये दोनों हमारा मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ओके, और ये आपस में क्या कहलाएंगे, पेयर ऑफ इनोसियमर। अगर इसको
पोलरीमीटर में डाल दें तो ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा, ये भी रोटेट कर देगा। लेकिन रोटेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर इन केस अगर ये क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेट करेगा। जितने डिग्री क्लॉकवाइज में ये रोटेट करेंगे उतना ही एक्सटेंट ये भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, और ये आपस में कहलाएंगे पेयर ऑफ एनोनशियोमर। ठीक है ना। ओके, प्लीज इसको नोट करो, नोट करो। ठीक, अब एक और देता हूं, उसे बनाएं। ठीक, अगर इन केस ऐसा हो, यहां पर लिख दो कोलरीन, इसका नोमेनक्लेचर। दूसरा, इसको ट्राई करो, इसको ऐसा करते हैं, इसकी नोमेनक्लेचर। ओके, तो इसे चेक करो, यहाँ पर कोलरीन, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर 1 2 3 प्रोपाइल। इसमें जो प्लेन पासिंग किया है वो मिथाइल से, प्रोपाइल से और ये कायरल सेंटर से किया है। ओके, एक जो है कोलरीन जो है वो टुवार्ड्स द व्यूअर है, यानी अवे फ्रॉम टुवार्ड्स द व्यूअर, ये अपवर्ड है बोर्ड के। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड है और ये क्या है, बोर्ड के इनवर्ड है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकेंड ये है, थर्ड प्रायोरिटी ये है, फोर्थ ये है। ओके, हमको क्या करना है, फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर कर देना है। 1 से 2 से 3 की ओर मूव करेंगे तो ये ऐसे होगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज जिसमें फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो हैच वेट से अटैच है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज को इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो एस होगा। ठीक है ना। इनको भी देख लो, यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन से अटैच है। ओके, इसको 1 देंगे, अल्कीन है तो 2, इसको 3, इसको क्या करेंगे 4। ठीक है ना। फोर्थ को हटा देंगे, 1 से 2 की ओर मूव करेंगे 3। ये क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है, फोर्थ प्रायोरिटी हैच वेट से अटैच है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होगा, आर होगा। ठीक, तो ये ऐसे है, प्लीज इसको नोट करो। अब बात करते हैं कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो हमारा हैच वेट से अटैच ना हो, फोर्थ प्रायोरिटी हैच वेट से अटैच ना हो तो क्या करेंगे। ठीक, दूसरा जो है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी डज नॉट अटैच टू हैच वेट या डैश से, या डैश वाले बॉन्ड से अटैच ना हो तो उसमें क्या करेंगे, स्विचिंग करेंगे। स्विचिंग का क्या मतलब होती है उसे देखो। स्विचिंग में कहा जाता है कि फोर्थ प्रायोरिटी जिस जगह पर है वहाँ से लाकर हैच वेज में अटैच करेंगे। अब पहले जो हैच वेज में जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जहाँ से फोर्थ प्रायोरिटी है वहाँ पर लाकर रख देंगे, और वो रूल्स फर्स्ट के अनुसार उसकी नेमिंग करेंगे। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इसे देखो। मान लो ये Cl है, ये OH है, और ये CH3 है और ये H। देखो, ठीक है। हमने जो एक प्लेन पास कराया वो कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेके गया। इसमें फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन है, वो टुवार्ड्स द व्यूअर है, इसको सॉलिड वेज से कराया। ये मिथाइल हैच वेट से, इसकी अगर हम लोग नंबरिंग करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारा फोर्थ है। तो फोर्थ प्रायोरिटी हैच वेट से अटैच नहीं है, डैश से अटैच नहीं है।
तो इसका ये रूल हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है स्विचिंग करना। स्विचिंग का मतलब ये है कि फोर्थ प्रायोरिटी जो है हाइड्रोजन को उठा कर कहाँ पर रख देंगे, हैच वेज पर, और ये जहाँ पर था इसको हम यहाँ पर ला के रख देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विचिंग करना। ठीक है, स्विचिंग करेंगे तो अब इसकी कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब ये सॉलिड वेज से हमारा क्या अटैच हो जाएगा, मिथाइल, और ये हैच वेज से हमारा हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब इस पर रूल 1 अप्लाइड हो जाएगा। तो रूल अप्लाइड हो जाएगा तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 और फोर्थ को इग्नोर कर देना। तो 1 से 2 से 3 की ओर मूव करना है। ठीक है, तो 1 से 2 से 3 की ओर मूव कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। तो रियल में हम लोग नेमिंग किसका कर रहे हैं, इनका नेमिंग कर रहे हैं, न इनका। तो इसमें हमने एक बार बॉन्ड को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो अगर ये एस है तो रियल में ये क्या था, आर था। तो जिसका हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो आर है और ये हमारा एस है। ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। ठीक है ना, ओके। तो ये इनका कॉन्फ़िगरेशन का नेमिंग आर कहलाएगा। ओके, कुछ और देता हूँ, आप बनाइए। ठीक है, इसको मिटा दो, नोट हो गया, गुड। इसमें यही 2 रूल है। CIP में रूल में हम लोग का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, अगर किसी स्टूडेंट को कम समझ में आता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख ले EZ में, उससे हम लोग का प्रायोरिटी ऑर्डर मालूम हो जाएगा। राइट द कॉन्फ़िगरेशन RS, कौन R और S है। ठीक है, इस 3 का नेमिंग करो। ये आर है कि एस है, तो इसे देख लो। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 1, ये कार्बन कार्बन टाई किए, इनसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये 3, ये फोर्थ प्रायोरिटी हैच वेट से अटैच है। रूल 1 फर्स्ट लगेगा, कोई स्विचिंग की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ को इग्नोर कर देंगे, 1 से 2 से 3 की ओर मूव करेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, इनको आप देखो, इनकी नेमिंग करो। आयोडीन की सबसे एटॉमिक नंबर ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर इनकी 3rd नंबर ये है, आइए 4th नंबर ये है। ठीक है ना, ओके, 4th नंबर ये है। अब यहाँ पर देख लो, ये 4th प्रायोरिटी जो है वो क्या हैच वेट से अटैच है, तो नहीं अटैच है। तो यहाँ पर स्विचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्विचिंग जो होगा हम यहाँ पर कर देंगे, आयोडीन को कहाँ पर लाकर रख देंगे। तो ये इसकी कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा रूल 1 अप्लाई हो जाएगा। ये आयोडीन इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th है। 4th प्रायोरिटी को इग्नोर करेंगे, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये आर। तो रियल में ये कॉन्फ़िगरेशन क्या था, एस था। ठीक, इन्हें देख लो, इनकी अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लो, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, इनकी होगी। सेकेंड प्रायोरिटी नाइट्रोजन का हो गया। 3rd प्रायोरिटी में
एसिड और साइनाइड में, तो ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ प्रायोरिटी हो गया। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रायोरिटी हमारा सॉलिड वेस्ट से अटैच है, तो इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, स्विचिंग करना होगा। स्विचिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, NH2, ये OH, यहाँ पर हमारा साइनाइड आ जाएगा, और ये जो होंगे वो एसिड ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये फोर्थ को इग्नोर कर दो, 1 से 2 से 3 की ओर मूव करें क्लॉकवाइज। तो अगर ये R है तो इसकी कन्फिग्रेशन S होगा। तो प्लीज इसको नोट कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन की। उसकी RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। फिशर प्रोजेक्शन का इनोन्सियोमर का नेमिंग कैसे होगा। ठीक, जैसे इसमें देखो, ये ऐसा 4 एटम या ग्रुप ऑफ एटम कहीं पर भी लगा दो। ठीक, ये कायरल सेंटर है। तो फोर्थ प्रायोरिटी जो होगी उस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। फोर्थ प्रायोरिटी या तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर केस 1 लेते हैं कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में या वर्टिकल लाइन में हो, या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो, कोई फर्क नहीं। जैसे मान लो ये एच। ठीक, दूसरी बात ये हमारा ऐसा लिख दिया जाए, कायरल सेंटर है। कहेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो देख लो रूल के अनुसार प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कर लो। फर्स्ट ये है, 2 ये है, 3 ये है, फोर्थ हमारा ये। फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर करेंगे, 1 से 2 की ओर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो 1 से 2 से 3 की ओर, तो ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर 2 है, ई फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन, तो मूव करेंगे हम लोग क्या, 1 से 2 से 3 की ओर। तो 2 केस होंगे, या तो क्लॉकवाइज में या दूसरा होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक, अगर ये क्लॉकवाइज में हो गया तो इसको हम लोग R लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये। ठीक है, इसको शॉर्ट में मान लो फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है C लिखे, और ये R होगा। VCR एक हमारा फार्मूला ही कहो कि VCR, ये ट्रिक है, जल्दी से याद हो जाएगा कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन में है, अगर 1 से 2 से 3 की रोटेशन होगा क्लॉकवाइज में, तो उसको R बोलेंगे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में अगर होता है तो उसको, ये R है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन ये है कि केस अगर 2 लिखे कि इफ है फोर्थ प्रायोरिटी जो है अगर वो हॉरिजॉन्टल में है तो इसके जस्ट उल्टा होगा। फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर कर देते हैं, 1 से 2 से 3 की ओर मूव करना है। ठीक है, तो इसमें भी 2 केस, अगर ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को S नाम देंगे और एंटी क्लॉकवाइज को R देंगे, इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है ना, यानी फोर्थ प्रायोरिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है तो उसको ऐसे लिखें HCS। ठीक है ना, तो ये इस तरह से फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है, R होगा, हार, HAR, हर हर महादेव, HAR ऐसे लिख दो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज और R कॉन्फ़िगरेशन नेम होगा। ठीक है ना, प्लीज इसको नोट करो। ठीक, कुछ नेमिंग देते हैं, बनाओ जल्दी कि वो R होगा कि S होगा।
तो फिशर में बहुत आसान है इसका निकालना, ठीक है। राइट आर एस कन्फिग्रेशन, राइट द आर या एस कन्फिग्रेशन। इस चार को देखो, देखो प्रायोरिटी आयोडीन का 1, ये 2, ये 3, ये 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इग्नोर कर दो, 1 से 2 से 3 की ओर मूव करें क्लॉकवाइज, तो ये हमारा एस, ठीक। दूसरे को देख लो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन है तो सेकंड, ये थर्ड ब्रांच है, ये फोर्थ प्रायोरिटी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको रोटेशन में इग्नोर कर देंगे, 1 से 2 से 3 की ओर मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा आर, ठीक। थर्ड में देख लो, यहाँ आयोडीन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा, क्लोरीन के उससे कम, OH कार्बन में ये थर्ड, ये हो गया फोर्थ जो है वो वर्टिकल लाइन में है, 1 से 2 से 3 की ओर मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कन्फिग्रेशन का नाम हो गया एस। सिमिलरली इनको देखो, ठीक, ये Br फ्लोरीन, इसके एटॉमिक नंबर जो होगी आयोडीन का 1, इनका 2, इसका 3 और ये है फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में, ओके। इसको इग्नोर करो रोटेशन में, 1 से 2 से 3 की ओर मूव करेंगे क्लॉकवाइज, तो एस कन्फिग्रेशन। तो इस तरह से हम लोग इनकी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा कि अगर एक कायरल सेंटर है तो उसका हम लोग 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन 2 डायमेंशनल में कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन और वेज डैश फार्मूला हम लोगों ने सीखा, ठीक है ना। और ये जितने भी एक कायरल सेंटर होते हैं सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी उनको पोलरीमीटर में आप डाल दो तो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं डाइसिमेट्री होते हैं। डाइसिमेट्री बोले तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं, ओके। अब हम लोग का नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे जिसमें मोर देन 1 कायरल सेंटर हो या एसिमेट्रिक सेंटर हो, तो उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ पर इनोन्सियोमर कैसे कैसे होंगे, उसमें एक और टर्म हम लोग को मिलने वाला है डाइस्ट्रियोमर्स और मेजो कंपाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, ओके। पढ़ते रहिए।